डुक्कर देश दी लोक क्रांतिकारी कला की समर्पित डोगरी कला केंद्र। डोगरी कला केंद्र से जुड़े साथियों को धीरज बिस्मिल का नमस्कार। साथियों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। इस कहानी का नाम है बेवकूफ़ और इस कहानी को लिखा है जाकिर रोशन ने। तो आइए कहानी सुनते हैं। हर बार की तरह इस बार भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही 10वीं क्लास की छात्रा मीनू अपने मामा जी के घर छुट्टियां बिताने चली आई थी। मीनू के नाना तो जिंदा नहीं थे, पर नानी थी। नानी अपने दोनों बेटों यानी कि मीनू के दोनों मामाओं के साथ गांव में ही रहती थी। मीनू की एक मौसी भी थी जो कि शहर में रहती थी और कभी कभार ही गांव आती थी। मीनू को बहुत खुशी हुई जब उसको पता चला कि उसकी मौसी मौसा और उनकी बेटी रिया भी यहाँ आ रहे हैं। रिया जो कि मीनू की मौसेरी बहन थी, 8वीं में पढ़ती थी। मीनू को रिया के आने का बेसब्री से इंतजार था। उस दिन मीनू सुबह से तैयार होकर इंतजार कर रही थी। धूल उड़ाती एक कार गांव की कच्ची सड़क पर जैसे ही दिखी, मीनू घर के आंगन में आ गई। देखते ही देखते कार मामा जी के घर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे आ पहुंची। घर के सभी लोग आंगन में आ गए। कार का दरवाजा खुला। पहले मौसी, फिर रिया निकली। मौसा जी कार को बैक करने लगे। मौसी के हाथ में ढेर सारे लिफाफे थे जिसमें फल और मिठाइयां थी। रिया के हाथ में एक स्मार्टफोन था और एक लंबी तनी वाला छोटा सा पर्स उसके कंधे पर लटक रहा था। मीनू ने मौसी को नमस्ते किए और उसकी नजर रिया से मिली। उसने मुस्कुराकर रिया का स्वागत किया। रिया के कपड़ों को मीनू बस देखती ही जा रही थी। रिया लहंगेदार नुमा फ्रॉक में बहुत सुंदर लग रही थी। मिलने जुलने वाला काम पूरा करने के बाद सब लोग घर के अंदर चले गए। मीनू और रिया भी दूसरे कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही रिया मोबाइल ऑन कर चैट करने लगी। रास्ते में खींचे फोटो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डालने लगी। तभी उत्सुकतावश मीनू ने रिया को पूछ लिया, ये तेरा मोबाइल है? रिया फोटो पर आए कमेंट पर मुस्कुराते हुए बोली, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगले ही पल कुछ तेजी से टाइप करने लगी। मीनू रिया को मोबाइल चलाते हुए बस टुकर टुकर देखे जा रही थी। कुछ देर बाद रिया मोबाइल मीनू को थमाते हुए अपने फोटो दिखाते हुए बोली, दीदी देखो इंस्टाग्राम पर मेरे कितने सारे पिक हैं। मोबाइल लेते हुए मीनू के हाथ कांपने लगे। अचानक स्क्रीन पर से फोटो गायब हो गए। मीनू घबरा कर बोली, रिया वो फोटो कहाँ गायब हो गए? मीनू के हाथ से मोबाइल लेते हुए रिया बोली, मीनू दीदी आप 1 नंबर की डफर हो। आपको इतना भी नहीं पता? इतना आसान है इसको चलाना कि कोई बच्चा भी चला लेगा। आप 10th क्लास में पहुंच गई हो और आपको अभी तक मोबाइल चलाना नहीं आता। कभी इंस्टाग्राम नहीं चलाया आपने? अरे कितना आसान है इसे चलाना। मीनू मोबाइल की तरफ बस टुकर टुकर देखे जा रही थी। रिया ने मीनू को अपने कुछ फोटो दिखाए और फिर YouTube पे सर्च कर आंखों को कैसे सुंदर बनाया जाए ये वीडियो लगा दिया। मीनू वीडियो को देखते हुए सोचे जा रही थी कि वो कितनी बेवकूफ है कि उसे मोबाइल तक चलाना नहीं आता। उससे 2 साल छोटी रिया कैसे फटाफट मोबाइल चला रही थी। वो कितनी तेजी से अंग्रेजी लिखती है और रिया को तो अंग्रेजी भी बोलनी आती है। उसको फैशन का भी कितना ज्यादा पता है।
तभी तो रिया के पास एक से एक बढ़िया फैशन वाले कपड़े, जूते व इयररिंग है। रिया को तो सब कंपनियों के नाम, चीजों के रेट वगैरह सब कुछ पता है। वो सोचने लगी, अगर कभी गलती से वो शहर चली गई तो सामान ढूंढने के बजाय शायद उसे ही ढूंढ कर लाना पड़ेगा। उसे लगने लगा कि वह निरी बेवकूफ है, उसे कुछ भी नहीं पता। शहर के लोगों को कितना कुछ पता होता है, वो कितने साफ सुथरे रहते हैं। वो अपने कटे फटे पैरों की एड़ियों के बारे में सोचने लगी। वो उनकी तुलना रिया के पैरों से करते हुए बस सोचे ही जा रही थी। तभी बड़ी मामी ने आवाज लगाई। दोनों लड़कियां झट से उठकर आवाज की दिशा में चल पड़ी। दरअसल शाम को मौसम खराब हो गया था। जरा सी आंधी चली कि तभी गांव की लाइट गुल। सभी लोग बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। आवाज सुनकर मीनू और रिया दोनों वहां आ पहुंची। बड़ी मामी ने मीनू को कहा, मीनू बेटा, लाइट का कोई पता नहीं है कि आएगी भी या नहीं, तू आग जलाकर दाल चढ़ा दे। मीनू उठी तो रिया भी उठ गई और दोनों रसोई में आ गई। मीनू दाल निकालकर उसमें से कंकर चुनने लगी। मीनू को काम करते देखकर रिया बोली, दीदी मैं चूल्हा जलाऊं? मीनू बोली, रहने दे, तेरे हाथ खराब हो जाएंगे। कुछ नहीं होता, धो लूंगी। रिया चूल्हे में लकड़ियां लगाकर आग जलाने की कोशिश करने लगी। उसने कागज लकड़ियों के बीच में रखा और माचिस की तीली को जलाकर एक कागज को जलाया। कागज कुछ देर जला फिर बुझ गया। रिया ने फिर से कागज को आग लगाई। 8-10 बार कोशिश करने पर भी आग नहीं जली। रिया धुएं में फूंक मारने लगी। धुआं उसकी सांस के साथ साथ फेफड़ों में चला गया और वो खांसने लगी। खांस खांस कर उसका मुंह लाल हो गया। गुस्से से तमतमाई रिया माचिस को फेंकते हुए बोली, मुंह कैसा चूल्हा है, इसमें आग जल ही नहीं रही है। मीनू हंसने लगी और माचिस को उठाते हुए बोली, अच्छा पीछे हट, मैं जलाती हूँ। मीनू ने पहले चूल्हे की सभी लकड़ियों को बाहर निकाला, छोटी छोटी बारीक लकड़ियों को तोड़ा और उनको इकट्ठा किया। फिर मध्यम आकार की लकड़ियों को उनके ऊपर रखा और अंत में मोटी लकड़ियों को सबसे ऊपर। फिर उसने कागज से बारीक लकड़ियों में आग लगाई। बारीक लकड़ियों ने मध्यम आकार की लकड़ियों को गर्म किया और फिर सब ने मिलकर मोटी लकड़ियों को। देखते ही देखते चूल्हे में आग जल पड़ी। मीनू ने कुकर के तले पर मिट्टी का लेप लगाया, उसमें दाल डाली और चूल्हे पर चढ़ा दी। मीनू के दोनों मामाओं के घर कोई भी लड़की नहीं थी, सिर्फ लड़के थे। इसलिए यहाँ मीनू को बड़ा लाड प्यार मिलता था। मीनू को जब भी मौका मिलता वो अपनी नानी से मिलने आ जाती और दोनों मामियों का हाथ बटा देती। कपड़े धोना, घर के आंगन में मिट्टी लगाना आदि कई काम कर देती थी। मक्की की गुड़ाई और गेहूं की कटाई के दौरान तो वह जरूर आती थी। दोनों मामाओं ने घर में जानवर भी पाल रखे थे। उनको खूंटे से खोलना, बांधना, उनको पानी पिलाने ले जाना और कोई जानवर शैतानी करे तो उसे कैसे काबू करना है, ये वो सब कुछ जानती थी। मीनू जानवरों के स्वभाव को भी अच्छे से जानती थी। बकरियों को मक्की के दाने का लालच देकर कैसे पकड़ना है वो जानती थी। उसे मालूम था कि जानवरों में जो सबसे बड़ी माँ है, यदि उसे पकड़ लिया जाए तो सारा झुंड उसके पीछे पीछे चल पड़ेगा। जानवरों की कई सारी बीमारियां और उनके इलाज के बारे में भी वो जानती थी। इतना ही नहीं, उसे खेती के तौर तरीकों का भी पता था।
उसे गेहूं, मक्की, तिलहन आदि कई तरह की दालों, सब्जियों के साथ साथ कई सारे पेड़ पौधों, फल, फूल, कंदमूल की भी जानकारी थी। उसे कई तरह के घास की भी जानकारी थी। एक दिन घास काटते हुए छोटी मामी ने रिया को मना करते हुए कहा, रिया बच्चे, तेरे से नहीं कटाएगा, तू रहने दे घास। मीनू ने रिया को घास काटते हुए देखा तो वो बोली, रिया, ये घास ना भैंस खाएगी ना गाय, इसको रहने दे, और सामने जो घास है उसे काट। कुछ देर में सब लोग घास के गट्ठे को बांधने लगे, पर रिया से गट्ठा बंद नहीं रहा था। मीनू ने उसके द्वारा काटे गए घास के छोटे से गट्ठे को बांधा और मुस्कुराकर बोली, आराम से चलना, कल की तरह गिर मत जाना। रिया ने अपने छोटे से घास के गट्ठे को सर पर उठाया और सबके पीछे पीछे चल पड़ी। हंसते खेलते कैसे एक हफ्ता निकल गया पता भी नहीं चला। अगले दिन मौसी वापस शहर जाने वाली थी। रिया के जाने का दुख मीनू को इतना ज्यादा हुआ था कि वो रात को लेटे लेटे ही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। काफी देर रोने के बाद रिया के सर पर हाथ फेरते फेरते जाने वो कब सो गई थी। अगले दिन जाने का समय हुआ। मौसा जी ने कार को स्टार्ट किया, सभी गले मिलकर विदाई लेने लगे। रिया भी मीनू के गले लगी। मीनू को लगा शायद रिया रो रही है। उसने रिया के चेहरा सामने किया तो रिया रो रही थी। अरे ये क्या, तू रो क्यों रही है? मीनू ने रिया को पुचकारते हुए पूछा। रिया रोते हुए कहने लगी, मीनू दीदी सॉरी। रिया को गले लगाकर उसके पीठ को सहलाते हुए मीनू बोली, किस बात की सॉरी? मैंने आपको डफर बोल दिया था। दीदी आप डफर नहीं हो, डफर तो मैं हूँ जिसे चूल्हा तक जलाना नहीं आता। दीदी आपकी तरह ना खाना बना सकती हूँ ना ही कपड़े धो सकती हूँ। दीदी आपको खेती की भी कितनी जानकारी है। दीदी मुझ डफर को तो ना पेड़ पौधों की और ना ही जानवरों की जानकारी है। दीदी आप कितनी मेहनती हो, आप बहुत अच्छी हो। मैंने बिना सोचे समझे आपको डफर बोल दिया। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। मीनू रिया को चुप कराते हुए खुद भी रोने लगी और कहने लगी, रिया ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरी प्यारी बहन है, मेरी प्यारी, बहुत बहुत अच्छी और बहुत समझदार। कुछ मामलों में मैं डफर हूँ और कुछ में मेरी प्यारी बहन। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से सीख लेंगे। इतने में नानी ने आकर दोनों लड़कियों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ले ये तो ऐसे रो रही हैं जैसे कि ससुराल जा रही हूँ। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों लड़कियों ने आंसू पोंछे, नम आंखों से मुस्कुराते हुए बाय किया और एक दूसरे से विदाई ली। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती कार जब तक आंखों से ओझल नहीं हुई, सब लोग बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर शहर की तरफ जा रही इस कार को देखते रहे।